हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ द पेपर ऑफ 21 जनवरी शिफ्ट 1। यहाँ पे सोल्यूशन होगा, डिटेल सोल्यूशन होगा, थोड़ा स्पीड में रहेगा तो कहीं कहीं पे डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट दैट टाइम कोई ना कोई आपको ट्रिक बता देंगे। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखे हैं कि अगर ट्रिक ना बताई जाए तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, इसलिए ट्रिक भी आपको सीखने को मिलेगी। एनालिसिस भी करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आई मीन सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पे बताया जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का, ये भी बता दिया जाएगा आपको कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आप खुद से ही समझ जाओगे। हालांकि लास्ट में मैं कंप्लीट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पेपर्स प्रोवाइड करूँगा, बट स्टिल आप अगर अगली शिफ्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या अभी आपका पेपर मान लो नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, तो आप जानना चाह रहे हो कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार का पेपर पूछा जा रहा है, कैसा आगे आ सकता है, सारी आगे की शिफ्ट, सारे आगे के अटेम्प्ट, हर डायमेंशन में ये स्टोरी हेल्पफुल होगी। एक और बात आपको यहाँ पे हमें बतानी है कि अगर आपका पेपर हो चुका है और अच्छा नहीं हुआ है या अच्छा हुआ है या बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, हर समस्या का यहाँ पे एक ही समाधान है। क्या है कि टॉपिक वाइज PYQ पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब से ये जेईई मेंस स्टार्ट हुआ है, AI के नाम से था, 2002 से स्टार्ट हुआ है, से ले करके 2025 तक मैंने सारे टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व कराए हैं। आप उनको जब करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि आपका जो ये अप्रैल अटेम्प्ट है, जनवरी अटेम्प्ट बहुत बेकार होने के बावजूद भी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई लिखाई के केस में शॉर्टकट पॉसिबल नहीं होते हैं। अमूमन आप लोग वही खोज रहे होते हैं, जैसे कि गेस कैसे किया जाए, तुक्का कैसे मारा जाए, या 1 घंटे में कुछ ऐसा हो जाए कि मिरेकल हो जाए, जादू हो जाए। ये पॉसिबल नहीं होता है। पढ़ाई का शॉर्टकट बस इतना ही है कि पढ़ाई करनी होती है। हाँ, बस ये ज़रूर पॉसिबल है कि सबका अपना अपना पैटर्न होता है, पढ़ने का कंटेंट होता है अपना अपना, तो कितना क्या रिलेवेंट है ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट PYQ होता है और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू विल गो थ्रू दैट, डेफिनेटली यू विल सी कि जनवरी अटेम्प्ट चाहे कैसा भी हुआ, अप्रैल अटेम्प्ट आपका बेकार नहीं जाएगा, वो 100% अच्छा जाएगा। आई होप सो। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जहाँ पर आपको टॉपिक दिखलाऊँ, चैप्टर दिखलाऊँ। तो पहला है यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा है मोशन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ऐसे कुल मिला करके मोटे मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि वही कोई 28-30 टॉपिक हैं या चैप्टर हैं। और कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये आप कैसे पता लगाओगे कि आप समझ रहे हो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और वही कोई 28-30 टॉपिक हैं। तो एक टॉपिक या चैप्टर, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ एक ही बात मान के चलो, जो चैप्टर है उस पर एक क्वेश्चन एवरेज बन रहा है। तो अगर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है मतलब वो मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं तो वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा। और अगर किसी एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं कई प्रकार के स्टूडेंट्स को कैटर कर रहा हूँ। जो मेरिटोरियस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट जैसा वर्ड नहीं होता है, उन्हें सारा कुछ पढ़ना होता है। लेकिन जिनकी नाव डूब रही होती है उनको कुछ कुछ काम की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर दिखलाऊँ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा मुझे ये दिख रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिखा दूँ मैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में देखिएगा एक क्वेश्चन नहीं आया, 2 क्वेश्चन आए हैं। एंड ऐसे ही आप अगर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाली कैटेगरी को देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। कुछ नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि ये आपका मैंने देखा कि AC के थ्रू से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए आपको,
क्योंकि ये जो बात बताई जा रही है सिर्फ एक ही चैप्टर के बेसिस पर है, और कोई प्रेडिक्शन अगर लेना होता है तो सैम्पल साइज़ या डेटा जो होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अभी मैं जो बातें बता रहा हूँ उसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी पॉसिबल है, क्योंकि पेपर भी मेमोरी बेस्ड है। इसलिए अभी आप इसे फाइनल एनालिसिस ना माने, जब सारे पेपर हो जाएंगे जनवरी अटेम्प्ट के तो उसके बाद मैं एक फ़ाइनल एनालिसिस आपको दूंगा। उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि हाँ सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। अभी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसका थोड़ा लेफ्ट राइट भी पॉसिबल है। चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है ये पहले से ही वेल प्रूवन रहा है कि इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा। इस पर भी आप देखो तो कोई एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। एक इसमें यूनिट एंड डायमेंशन को लेके होता है और एक एरर एंड मेजरमेंट को लेके होता है। इस कहानी पे ऑलरेडी PYQ अपलोडेड है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट भी मैंने जो बनाई है वो यूनिट एंड डायमेंशन की अलग बनाई है और एरर एंड मेजरमेंट की अलग बनाई है। वो उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जब पेपर सेटर होता है तो उसको वो एक यूनिट मानता है, मान के चलता है इससे एक हमें एक क्वेश्चन पूछना है, और मान के चलता है इससे एक हमें एक क्वेश्चन पूछना है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में होता है। उससे दो क्वेश्चन मोस्टली हर पेपर में ही आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस क्वेश्चन को आप करना कैसे है, जैसा कि मैंने कहा मल्टीपल पर्पस से ये डिस्कशन यूज़ हो सकता है। आप चाहें तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। 11वीं क्लास में हैं अगर आप, तो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे मिल रही है स्टोरी। इससे ये हेल्प होगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं आप उनका केवल टेस्ट दीजिए, बाकी अवॉइड कर दीजिए, 12वीं क्लास के छोड़ दीजिए। एनीवे सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। आप आई होप इसका आंसर निकाल लिए होंगे अब तक। मैं आंसर और सोल्यूशन दिखाऊं तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि A/B का डायमेंशन निकालो एंड वी हैव टू कंसीडर दिस इक्वेशन टू बी करेक्ट। आपको समझ आ रहा होगा कि दो प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एक इक्वेशन लिखी रहती है, कहते हैं कि बताओ ये करेक्ट है या नहीं, और कभी कभी जो इक्वेशन लिखी होती है उसे मान के चलना होता है ये करेक्ट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन में जो अननोन होते हैं उनकी डायमेंशन निकालनी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बिलोंग करेगा ये। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक टॉपिक है जिस पर वही कोई मुझे लगता है 15 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। उसकी जो वीडियो में सारे एक साथ कराए हैं हमने, आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा सारे। तो उसमें सिखाया गया कि ये जो आपका P है और ये जो AT²/B है, इन दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो मतलब दोनों बराबर होंगे, डायमेंशनली दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि दो चीज़ें अगर जुड़ रही हैं तो ये संभव, ये पॉसिबल सिर्फ तभी है जब दोनों डायमेंशनली इक्वल हो। तो P बराबर AT²/B हो गया, और यहाँ से अगर हम A/B निकालें तो ये P/T² हो जाएगा, और P जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन LT-2 होता है, और एरिया L2 होता है, और T को T ही लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन B आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी वैसे ही सिमिलर वे में आंसर छिपा लिया गया है ताकि आप टेस्टिंग कर पाएँ अपने आप की। ये आंसर दिखाया जा रहा है, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। स्टोरी क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास में दो स्प्रिंग हैं और वो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, और जब ये पैरेलल में जोड़ी जा रही हैं तो जो कॉम्बिनेशन बन करके आया है उस कॉम्बिनेशन में परसेंटेज एरर क्या होगी। तो K बराबर दो फार्मूले होते हैं, K1 + K2। एक ऐसा होता है 1/K बराबर 1/K1 + 1/K2। ये लगता है सीरीज़ में और ऊपर वाला लगता है पैरेलल में। यहाँ क्वेश्चन में सीरीज़ की बात नहीं, पैरेलल की बात करी गई है, इसलिए मैं ऊपर वाले फार्मूले को लगाऊंगा। और अब हम इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो K की जगह DK हो जाएगा, एंड K1 की जगह DK1 हो जाएगा, और K2 की जगह DK2 हो जाएगा। DK1 एंड DK2 ये वैल्यूज़ मेंशन है, 0.2 एंड 0.3। सॉल्व करेंगे तो DK का वैल्यू 0.5 आ जाएगा, और K का वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर K1 और K2 यानी 20 एंड 30 रखना पड़ेगा। तो 20 एंड 30 रख दिया तो 50 ये आ गया है K का वैल्यू, और DK का वैल्यू जो आया है 0.5 आया है। हमें न K निकालना है न DK निकालना है, हमें परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब DK/K × 100 निकालना है।
वैल्यू पुट करें आप, डी के का वैल्यू है 0.5 और के का वैल्यू है 50 × 100। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आई होप 1 आ जाएगा। ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर पे जो प्रश्न पूछे गए थे सॉल्व हुए। दूसरा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को देख लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे एक भी क्वेश्चन शायद नहीं है, तो अगले चैप्टर पर मूव करते हैं, दैट इज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर छिपा हुआ है, आप पॉज करके फटाफट कर लें, मैं आंसर दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है सेकंड नहीं मतलब 2। क्या है क्वेश्चन? फोर्स दिया हुआ है और कह रहे हैं स्पीड बताओ t बराबर 1 पे। तो पहले तो आप फोर्स की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर एक्सेलरेशन की हेल्प से स्पीड निकालेंगे। तो f वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर लिखेंगे। होता तो f बराबर एम ए है, लेकिन मोशन इन प्लेन में जो जो क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं उनके ऊपर वेक्टर अप्लाई हो जाता है। चूँकि m की वैल्यू 1 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो f जो है वो वेक्टर में a वेक्टर के बराबर है, जो कि दिया हुआ है 4t³ i कैप देन 3t² j कैप। एंड a वेक्टर जो होता है वो dv वेक्टर अपॉन dt के बराबर होता है। और इससे आपको ये समझ आ रहा है कि अगर हमें v वेक्टर निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा किसका? a वेक्टर का। मतलब ये जो लिखा है a वेक्टर इक्वल टू dv अपॉन dt, इससे तुमको समझ आता है कि डिफरेंशिएशन करना होगा v वेक्टर का, तो a वेक्टर आएगा। लेकिन उल्टा चलें, अगर इंटीग्रेशन कर दें किसका? a वेक्टर का, तो v वेक्टर आएगा। तो हमें a का वैल्यू पता है और v निकालना है, तो करना क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करना होगा। 4t³ का इंटीग्रेशन t की पावर 4 आएगा एंड 3t² का जो इंटीग्रेशन है t की पावर 3 आएगा। ये हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। और फिर बात करते हैं t इक्वल टू 1 पे, तो t यहाँ पे 1 रख लो। t 1 रखने पर के बाद में ये वेरी सिंपल स्टोरी, यानी कि 1 × i कैप, ओनली i कैप लिख लिया, माइनस j कैप हो जाएगा। और हमें आफ्टर ऑल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो अंडर रूट में आएगा, कोफिशिएंट जो ये 1 एंड -1 है इनका ही स्क्वायर होगा और फिर वो जुड़ जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे रूट अल्फ़ा के बराबर करना है, तुम करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये मोशन इन प्लेन का जो क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया है। अगला जो चैप्टर है वो आप देख पाएंगे, लॉज ऑफ मोशन है। इस पर क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है। अगले चैप्टर पर बात करें तो ये है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, चलिए इसमें पहले मैं आपको आंसर दिखाऊं। ये देखिए आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। u और x के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ में, पोजीशन के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में ग्राफ बना के दिया है। कह रहे हैं कि पहले ग्राफ ऐसा है, फिर स्लोप चेंज हो गया, फिर आपका स्लोप 0 हो गया और फिर नेगेटिव हो गया, डिक्रीज़ करने लगा। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में वो डिक्रीज़ कर रहा है। हमें यहाँ पर फोर्स के बारे में बात करनी है। u के बारे में इन्होंने बात करी है और पूछा है फोर्स के बारे में। तो क्या u और f रिलेटेड है? जवाब है हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक्चुअली डेफिनीशन होती है तो सीधे सीधे, कि जो आपका f × dx होता है ये आपका dw के बराबर होता है और जो du होता है वो -dw के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, dw dk के बराबर होता है, लेकिन dk जो होता है वो du के बराबर नहीं होता, -du के बराबर होता है। ड्यू टू डैट du -dw के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर dw का वैल्यू रखें और यहाँ से f निकालें तो वो du/dx नहीं आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात करी है तो आप माइनस को अगर इग्नोर करें तो कोई समस्या नहीं है। आफ्टर ऑल आप कह सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बराबर है। स्लोप किसका? u और x का। तो ये u और x का ग्राफ दिया है, इसके स्लोप को इनडायरेक्टली हमको कैटर करना है। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो। तो यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करें तो स्लोप बढ़ गया है। इसके लिए क्वेश्चन में tan θ1 दिया है, ये 1 है। फिर tan θ2 दिया है, 3 है। दिख भी रहा है, वैल्यू ना भी देते तो दिख रहा है कि ये ज़्यादा हो गया है। फिर ये CD के बारे में नहीं बताया, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0 होता है। और ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये -1/2 है। माइनस इग्नोर करना है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, ये 1, ये 3, ये 0, ये 1/2। तो अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो BC वाला सबसे पहले आएगा यहाँ पर जो फोर्स है। इसके बाद थोड़ा कम पर आके बात करें तो AB आएगा, और फिर इससे कम पे आके बात करें
तो डी ई आएगा, और फिर इससे कम पे बात करें तो सी डी, जो कि 0 के ही बराबर होगा, यू कैन से मिनिमम। इन बातों को ध्यान में रख के ऑप्शन अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ लिखा है बी सी, देन उससे कम ए बी, देन उससे कम डी ई, देन उससे कम सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। टफ है ये, दो क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, टफ भी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन को लेके है, और दूसरा क्वेश्चन जो है डायनामिक्स को लेकर के है। डायनामिक्स मतलब यू कैन से जो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन होती है वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उसे लगाना होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को ही कर लें, मैं इसका आंसर दिखाऊं, आप मैच करा लो, अगर कर लिया है तो देख लीजिए। ये 7/12 ml² आएगा। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। हियर वी हैव अ फ्रेम, यहाँ पर एक नहीं 2 रॉड हैं, दोनों का मास m है, दोनों की लेंथ l है। तो इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेट हो रही है ये कहानी इस O पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंपोजिट सिस्टम, इस प्रकार की कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, कई बार करी है, PYQ टॉपिक वाइज अवेलेबल है, वहाँ भी करी है, रेगुलर क्लासेस में भी करी है। करना क्या होता है कि एक सिस्टम जितने भी पार्ट में होता है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम जोड़ देते हैं तो टोटल कहा जाता है। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ये रॉड है और एक ये रॉड है, दोनों ही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सेपरेटली निकालेंगे, देन ऐड करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही रॉड हैं तो दोनों का अलग अलग क्यों निकालेंगे। अलग अलग इसलिए निकालेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे कि इसके लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है ना एंड पॉइंट है, और इसके लिए जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो इस सिस्टम पर या इस रॉड पे लाई ही नहीं कर रही है। ये रॉड आपकी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो ए बी वाली रॉड है का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, जो कि ए पॉइंट के अबाउट सपोज टू बी रोटेटिंग। तो इसके लिए याद भी होता है हमें डायरेक्टली, लेकिन कुछ लोगों को नहीं याद होता, तो मैं बता दूं कैसे होगा। हमें पहले मानना होता है कि ये रॉड मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ये डिराइव हो सकता है, लेकिन ये जरूर याद करके जाइए आप, ml²/12 होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये रोड रोटेट कर रही है, ml²/12 विल बी दी रोटेशनल इनर्शिया। नाउ इफ अबाउट एंड पॉइंट, देन वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट ICM + mr² होगा। ICM ml²/12 है, एंड देन mr² का मतलब होता है m एंड r डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस, दिस एंड दैट। ये वाली डिस्टेंस l/2 के बराबर हो जाएगी, यहाँ l/2 ले लीजिए। सॉल्व करें आप तो ये ml²/3 आ जाएगा। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन डील हो गया। नाउ पार्ट 2 वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड रॉड, दैट इज सी डी। यहाँ पर C से D वाली जो रॉड है वो ना C के अबाउट रोटेट करे, ना D के अबाउट, ना M के अबाउट, वो रोटेट कर रही है पॉइंट A के अबाउट, इसके अबाउट। ये पॉइंट ऑफ पाइवोट इस रॉड पे लाई ही नहीं कर रहा है। मन में उल्टे सीधे ख्याल ना आए आपके कि यहाँ कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। आप एक इमेजिनरी सिचुएशन ले सकते हो कि यहाँ अभी रॉड है लेकिन इसका कोई मास नहीं है, और अब ये सिस्टम आपका इस ए पॉइंट के अबाउट जब घुमाया जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रॉड मत ही मानिए ए एम पे, सिंपली वी हैव दिस रॉड which is not rotating about m. If it is rotating about m, then ICM will be ml²/12. But here we have this axis of rotation which is shifted by distance according to the situation l के बराबर। तो यहाँ पर हम अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। I will be ICM + mr², ये आ जाएगा ml²/12 एंड देन प्लस ml²। इसको आप सरल करें तो ये आपका आ जाएगा 13 ml²/12, और ये आपका आया था ml²/3। दोनों को आप जोड़ दीजिए, यू विल गेट ऑप्शन 1, दैट इज 7/12 ml²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। चलिए इसका पहले आपको आंसर बता दें, ताकि आप अगर कर चुके हैं तो इसका आंसर मैच करा लो। इसका आंसर आएगा 2, दैट इज mg/4। क्वेश्चन में कहानी क्या है कि बिगिनिंग में ये रॉड बैलेंस बनाए हुए है, 2 यहाँ पे स्ट्रिंग है विद द हेल्प ऑफ दैट, बट फिर किसी ने राइट वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो राइट वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और ये जो रॉड है ये रोटेट करने लग जाएगी
मैंने कहा ट्रांसलेट कर जाएगी, ऐसा नहीं कहा। वो तो तब होता जब दोनों ही कट हो जाती, बट यहाँ पे अभी जो लेफ़्ट वाली स्ट्रिंग है उसमें कोई ना कोई टेंशन टी अभी भी रहेगी, और यहाँ नीचे जो mg लगेगा उन दोनों को अगर ध्यान से देखें, इन दोनों को, टी को और mg को, तो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं है। ड्यू टू दैट यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का स्कोप में भी हो सकता है आ जाए, हालांकि वो भी नहीं आएगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का तो केस बनता ही नहीं है, क्योंकि टॉर्क बैलेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज दीज टू फोर्सेस मे बी इक्वल एंड अपोजिट, मे नॉट बी, वो बात की बात है, बट एटलीस्ट एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। ड्यू टू दैट रोटेशन तो होगा। तो यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि रॉड एंड पॉइंट के अबाउट कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है, जो कि ऑब्जर्व भी किया सकता है। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी लें और इसको कट करें तो रॉड ऐसे ही घूमेगी। तो यहाँ पर ए पॉइंट के अबाउट इस mg का फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट टॉर्क, ये आ जाएगा mg L/2, एंड टॉर्क अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से कि I इंटू अल्फ़ा के बराबर होता है। I आपका यहाँ पे mL²/3 आएगा, ऊपर हमने इसे निकाला था, एंड अल्फ़ा ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो निकालें एंगुलर एक्सेलरेशन तो 3g/2L के बराबर आ जाएगा। मतलब विद दिस एंगुलर एक्सेलरेशन दिस रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट या एक्सेलरेटिंग अबाउट पॉइंट ए। नाउ यहाँ पर अल्फ़ा आपका एक्सेलरेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट कैन यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अगर रॉड का मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आना चाहिए कि सर गलत पूछ रहे हैं आप, एक्सेलरेशन रॉड का ये कैसे निकाला जाएगा? कोई ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पे रॉड जो है ट्रांसलेट कर रही है, रॉड ऐसा तो है नहीं ना कि ट्रांसलेट कर रही है। अगर ट्रांसलेट कर रही होती तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता। तो चाहे रॉड का एक्सेलरेशन कह लो, चाहे रॉड के किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन कह लो, कोई अंतर नहीं है। बट यहाँ अगर हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो रॉड का, तो कन्फ्यूजन सी आनी चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। यहाँ पर रॉड आपकी ए पॉइंट के अबाउट घूमने को है, तो ये जो आपका बी पॉइंट है ये भी सर्कल में मूव करेगा, जो आपका सी पॉइंट है ये भी सर्कल में मूव करेगा, जो डी पॉइंट है ये भी सर्कल में मूव करेगा, ई पॉइंट ये भी सर्कल में मूव करेगा। ऑल द पॉइंट्स विल मूव इन सर्किल centered at point A and all the points have different acceleration. But alpha, you know, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अल्फा एंड ओमेगा रिजिड बॉडीज डायनेमिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलवेज ही कह सकते हैं पूरी बॉडी के लिए होता है। अल्फा ये कौन से पॉइंट का है, अगर ऐसा प्रश्न कहीं आए तो इररिलेवेंट हो गया। अभी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट का अलग अलग आएगा। आप कह सकते हो निकाल ही हम एक्सेलरेशन तभी पाएंगे जब एग्जामिनर बताए कौन से पॉइंट का निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन आप इस सेंटर का निकालिए। यहाँ पर जिस भी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, जिस भी पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सर्कल इमेजिन करिए। यहाँ ये वाला सर्कल इमेजिन करिए। ये सर्कल जिस रेडियस का है, वो जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो L/2 है। V इक्वल टू जैसे R ओमेगा होता है वैसे ही A इक्वल टू R अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर जो A पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही आएगा, क्योंकि इस जगह पर जो सर्कल बनेगा वो जीरो रेडियस का होगा। इसका अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रेडियस L के बराबर लेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रेडियस L/2 के बराबर लेंगे। L/2 ले लो एंड देन 3g/2L। यहाँ से A निकाला तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई, आप चेक कर लो, 3g/4 आ गई। अब प्रश्न ये दिमाग में पैदा होना चाहिए कि आप सर इस सी पॉइंट का या मिड पॉइंट का ही एक्सेलरेशन क्यों निकाल लो, आप इसका क्यों नहीं निकाल लो, इसका क्यों नहीं निकाल लो? क्या खास बात है इस मिड पॉइंट के एक्सेलरेशन में? तो खास बात यह है कि किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो रिलेवेंट होता है, वो हमारे लिए काम का होता है इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम is equal to ma, but a here is ACM, सेंटर ऑफ मास का। तो ये आपका यहाँ पर रख दिया जाएगा, ACM की जगह 3g/4 रख दिया जाएगा। नेट फोर्स में क्या आएगा? नाउ लुक ओवर हियर, ये ऊपर को एक फोर्स लग रहा है, ये नीचे को एक फोर्स लग रहा है, और इस पूरे का रॉड का एक्सेलरेशन आप मान सकते हो सेंटर ऑफ मास से कैटेगराइज्ड हो रहा है, वो 3g/4 है नीचे को। तो इस पर नेट फोर्स आपका m × 3g/4 लग रहा है, जो कि mg - t के बराबर होगा।
मतलब mg माइनस टी डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 3mg/4. फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, दैट विल बी आई थिंक mg/4. ये आपका सेकंड ऑप्शन आ गया. बहुत मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, वरना तो रोटेशनल मोशन में आप जानते हो कि ये तो बहुत आसान सी बात है. डिफ़िकल्टी लेवल चरम पे होती है, लेकिन बच्चे आजकल पढ़ते नहीं है, तो यही क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल माना जा सकता है. ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ग्रेविटेशन. इस पर एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर आप देख लें. इसका आंसर आ रहा है 6. क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर लूँ. एक सैटेलाइट है भाई साहब, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्लेनेट एंड ऑर्बिटल रेडियस 1.5 आर है. फिर कह रहे हैं इसको कुछ आप एनर्जी दो जिससे कि वो अभी भी रिवॉल्व ही करेगा, लेकिन ऑर्बिट है ना वो बदल जाएगी, ऑर्बिटल रेडियस 3 आर हो जाएगी. तो कितनी आपको एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी, फॉर दैट पर्पज़ ये बताना है. तो देख लेते हैं क्या होती है कहानी. ये आपका सपोज कर लो एक कोई प्लेनेट है, ये आपका एक प्लेनेट हो गया, ठीक है. और इस प्लेनेट के अबाउट सपोज करिए आपने क्या किया, एक कोई सैटेलाइट है, उसको मान लिया कि वो घूम रहा है. तो इसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होगी. हमें दोनों निकालनी नहीं, हमको डायरेक्ट इसका टोटल एनर्जी जो होता है जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों ही इंक्लूडेड है का फॉर्मूला याद करना होता है. वो मैं लिख रहा हूँ Gmm/2r. आर क्या है, इस ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है. अब यहाँ पर 2 बार हम यही फॉर्मूला लगाएंगे. पहले वाले केस में ये आपका जो रेडियस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5 आर है, और दूसरे वाले केस में जो रेडियस है वो 3 आर है. तो केस 1 में जो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की है वो -Gmm/2 इंटू 1.5 आर आ जाएगा. और केस 2 में अगर बात करें तो टोटल एनर्जी -Gmm/2 इंटू 3 आर आ जाएगा. अब आप ये बता सकते हो कौन ज़्यादा है कौन कम है. ध्यानपूर्वक देखो तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि 3 आर ये ज़्यादा है, लेकिन ये डिवाइड में है तो ये वैल्यू कम हो गई, लेकिन माइनस लगा है इसलिए ओवरऑल ये वैल्यू ज़्यादा है. केयरफुली देखोगे केस 2 में जो सैटेलाइट की एनर्जी है वो मोर है कंपेयर टू केस 1. तो ये ज़्यादा हुई कैसे, ये ज़्यादा ऐसे हुई कि आपने रेडियस या ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 तक सैटेलाइट को ले जाने के लिए अलग से कुछ वर्क किया है, कुछ एनर्जी दी है, वही एनर्जी यहाँ पे पूछी है. तो कुल मिलाकर के टोटल एनर्जी केस 2 का में से माइनस कर दो टोटल एनर्जी केस 1 का, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए. आंसर इसका आई थिंक Gmm/6 आर आ जाएगा. फाइनली इस स्टोरी को हमें कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इस स्टोरी से अगर कंपेयर किया जाए तो आंसर समझ आएगा, लैम्डा की वैल्यू समझ आएगी, दैट विल बी 6, राइट. ये क्वेश्चन भी हो गया है. अगला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है. इसके बाद फ्लूइड, इससे क्वेश्चन अवेलेबल है. पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बता दूं, नहीं पहले आंसर बता दूं, ताकि अगर आपने कर रखा है तो मैच करा लो. ये आंसर आएगा 1, ठीक है. क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस करेंगे कि एक ये वेंचुरी ट्यूब बनाई गई है. इसमें देखा यह जाता है कि यहाँ पे जो कैपिलरी लगी है उसमें जो पानी का राइज हुआ है कंपेयर टू कैपिलरी ऑन राइट साइड ज़्यादा हुआ है, 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैरामीटर्स जो यहाँ गिवन है, निकालना ये है कि ये जो पानी बह रहा है इसका फ्लो रेट क्या है. इस कहानी के लिए फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन भी होता है, लेकिन आप अगर फार्मूला याद करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर पीसीएम का फीडबैक जेई मेंस में जो ये पेपर हुआ है की बात करें तो मैथ्स को बच्चे लेंदी साइड पे बता रहे हैं. कहीं ना कहीं हमें समय टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है. क्वेश्चन को करना और कम समय में करना 2 अलग अलग बातें हो रही हैं. क्वेश्चन के पॉइंट से अगर पेपर के ओवरऑल फीडबैक के हिसाब से बात करें तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है. क्या होता है फ्लो रेट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ सबको ही पता होता है, लेकिन इसी को आगे कंटिन्यू करें इस विशेष परिस्थिति के लिए तो ए का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, अब ये जानेंगे. वी का फॉर्मूला √2GH जो आप बचपन से याद करते आए हैं वो यहाँ वैलिड हो जाता है, लग जाता है. अब हम ए की जगह पे क्या रखेंगे, A1A2 देन अंडर रूट में A1² - A2². ये आपका डायरेक्ट फार्मूला अगर यहाँ यूज़ कर लिया जाए तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. देखते हैं जल्दी हो रहा है या नहीं. A1 एंड A2 क्वेश्चन में दिया है, ये A/A दिया है ना,
यही आप A1 A2 की वैल्यू को मान लो, A/A 2/1 दिया, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 1 मान लो, तो 2 × 1 देन अंडर रूट में 2 स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़े वाले A का वैल्यू दिया है और छोटे वाले A का वैल्यू इस वाली स्टोरी की हेल्प से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर A/A जब ये कह रहे हैं 2, तो A का वैल्यू √3 रख दो, तो स्मॉल a निकल करके आएगा, दैट विल बी √3/2। इससे आपको A2 मान करके यहाँ पुट करना होगा। चलिए करते हैं पुट। तो √3 × √3/2 एंड अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर यानी कि 3, A2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, देन अंडर रूट में 2g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू अगर हम कहें तो 5 सेंटीमीटर है, बट डिवाइड बाय 100 कर देंगे। रेस्ट इज कैलकुलेशन। लेट मी चेक आउट कैलकुलेशन ईजी बन रही है या कठिन। ये आपका पूरा 100 हो गया, 1 हो गया, और ये आपका 3/2 हो गया, ये आपका 3/2 ये भी हो जाएगा। सब कैंसिल होकर आंसर फाइनली 1 हो जाएगा। ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। मूविंग फर्दर, ये आपका अगला चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ भाई, ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 2 रॉड हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। दोनों रॉड में खास बात यह है कि 60 सेंटीमीटर की हैं और एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। दोनों का लीनियर कोफिशिएंट अलग अलग है, यही समस्या की जड़ है। टेम्परेचर राइज दोनों में इक्वल हुआ है। आंसर में दिखाऊं, इसमें आंसर बन रहा है ये 3 120.1512। लेट मी एक्सप्लेन द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन। वी हैव दिस रॉड एंड वन मोर रॉड हियर वी हैव। दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो आप इसमें थोड़ा सा गैप कर लें इस तरह से, या कोई और कलर से कर लेते हैं। ये दूसरी वाली रॉड हो गई। दोनों की लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 मीटर है। L बराबर 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और फिर इसके बाद में टेम्परेचर अभी की बात करें अगर तो 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने क्या किया, इनको गर्म करना स्टार्ट किया और फाइनली टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 नहीं 100 हो गया। ये आपका सिस्टम दोबारा से बनाया जा रहा है, जहाँ पे इसकी लेंथ L' हो गई है। इसकी चलो L1 मान लेते हैं, इसकी L2 मान लेते हैं। दोनों की वैल्यू बढ़ गई है, कुछ इसमें इंक्रीमेंट हुआ सपोज डेल्टा L1, कुछ इसमें इंक्रीमेंट हुआ सपोज डेल्टा L2। तो पूछा क्या है इन्होंने, फाइनल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, राइट। मतलब ये नहीं पूछा कि टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, हालांकि निकालना पड़ेगा पहले कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ और इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ। फिर देखेंगे कि दोनों को जोड़ के टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, और जितना सिस्टम का ओरिजिनल लेंथ था उसमें टोटल इंक्रीमेंट जोड़ देंगे, तो आपका फाइनल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम निकल आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले वाले के लिए, तो डेल्टा L1 ये आपका L देन अल्फ़ा डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से ना कंफर्टेबल हो सकता है ऐसे ना फॉर्मूले आपने पढ़े हो, तो मैं दूसरे प्रकार से बता देता हूँ। एक फार्मूला जो वाइडली पॉपुलर रहता है उसकी ही हेल्प ले लेते हैं। L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा या डेल्टा T। ये आप इस रॉड के लिए लगाओ तो इस रॉड की फाइनल लेंथ आ जाएगी, फिर इस रॉड के लिए लगाओ तो इसकी फाइनल लेंथ आ जाएगी। दोनों की फाइनल लेंथ जब आ जाएगी जोड़ दोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इसके लिए लगा के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 60 देन डिवाइड बाई 100 देन 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा ऑफ दैट हियर इज 24 × 10 की पावर -6 एंड डेल्टा T टेम्परेचर हियर इज 30 एंड 100 का डिफरेंस दैट इज 70। ये आपने निकाला पहली वाली रॉड का फाइनल लेंथ, यानी कि आप कह दो इसे L1 डैश, ठीक। फिर दूसरी वाली रॉड का आपने फाइनल लेंथ निकालोगे L2 डैश, यही फॉर्मूला लग जाएगा 60/100 1 प्लस अल्फ़ा थीटा ही लगेगा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू बदल करके यूज़ होगी, यानी कि 1.2 × 10 की पावर -6 एंड टेम्परेचर राइज हियर सेम। फाइनली दोनों को जोड़ करके आप टोटल लेंथ निकालेंगे, तो 60/100 तो कॉमन में चला जाएगा, फिर 1 प्लस ये आपका जुड़ने में आएगा, तो 1 और 1 2 बार हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 24 एंड ये 10 की पावर -6 ये 70, ये फैक्टर कॉमन है, तो ये आपका हो गया 70 × 10 की पावर -6। आपका 10 की पावर -5 है, मैं गलती कर रहा हूँ। ये 10 की पावर जो -6 है ना, इसको आप 10 की पावर -5 ही लिखो। वो कैसे, इसको 2.4 लिख दो, इसको आपने 2.4 लिख देना है। ये हमने 2.4 लिख दिया और 10 की पावर इस -6 को -5 कर दिया।
अब आपका 10⁻⁵ यहाँ भी हो जाएगा और 10⁻⁻5 यहाँ भी हो जाएगा और कॉमन भी हो जाएगा। तो 10⁻⁻5 और 70 ये कॉमन आ गया है। 2.4 + 1.2 बच गया है, 3.2 हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन इतनी कठिन नहीं है कि आप ना कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप नंबर दिया गया है, पूछ लीजिएगा कैसे होता है। ये थर्ड ऑप्शन आ जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन करके भी दिखाई है बट इनकरेक्ट भी हो सकती है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। अगला यहाँ पर जो स्टोरी है वो थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है, जहाँ कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी गैस की कितनी चेंज हुई है ये आप बताओ। आंसर दिखा दूँ इसका, मैं देख लो आंसर क्या आ रहा है। आंसर इसका आ रहा है 500 कैलोरी। ठीक है, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है ये हमें निकालना है। तो ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो। इन ऑल सर्कमस्टांसेस इफ वी वांट टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला आइदर NCV/dt या NCV∆T या यू कैन से F/2 nR∆T। जो फिट बैठ जाए, जहाँ जो बैठ जाए लगा लो। यहाँ पर इससे बात बनेगी। तुम कहोगे इससे कैसे बनेगी सर, CV तो दिया नहीं है, ये CP दिया है। तो हम CP जो दिया है की हेल्प से CV निकालेंगे। एक रिलेशन होता है, मेयर रिलेशन के नाम से जानते हैं उसे हम लोग। CP - CV R के बराबर होता है। तो CP की वैल्यू जो यहाँ इन्होंने 7 दी है उसको हम यहाँ पर रख करके CV को निकालेंगे। R की वैल्यू क्वेश्चन में बता दी है इन्होंने, नहीं बताई होती है तो हमें याद करके जाना होता है। वो 5 हो गई, इसे आपको यहाँ पे रखना होगा। तो ये आ जाएगा 5 और ∆T और N, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ये 10 है तो ये 10 रख दिया। टेम्परेचर चेंज 10 है, सॉल्व करें तो 10, 10 और 5, फाइनली आंसर 500 इन कैलोरी, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला जो स्टोरी है वो बिलोंग करता है काइनेटिक थ्योरी से तो नहीं मिल रहा क्वेश्चन, ऑसिलेशन से भी नहीं मिल रहा, वेव से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लें आप। सबसे पहले इसका आंसर आएगा सेकंड, दैट इज 1/√2। लेट मी एक्सप्लेन। हियर वी हैव 2 मैकेनिकल वेव्स इन स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग जो है, खास बात यह है कि उनकी लेंथ बराबर है, टेंशन भी दोनों में बराबर है, लेकिन समस्याएं हैं उनके मास को लेकर के। लीनियर मास डेंसिटी μ1 एंड μ2 ये बराबर नहीं है, रेशियो दिया है 1/10। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन when wave will propagate in the string, speed will be different, and due to difference in speed in covering या in traveling even same amount of length, time will be different। तो different time आएगा दोनों ही केस में। रेशियो निकालना है, कैसे होगा, यानी कि स्पीड का रोल है, साउंड मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्ट्रिंग वेव स्पीड का फार्मूला लगेगा T/μ। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, इसकी हेल्प से यहाँ पे बात बनेगी। V क्या है, स्ट्रिंग वेव की स्पीड, T क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन, μ क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एंड जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों ही केस में सेम ट्रेवल होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, जो कि दोनों केस में बराबर है। ये हो गया। अब यहाँ पर उन चीज़ों को आप कट कर दीजिए जो दोनों ही केस में बराबर हैं, जैसे कि T और L ये आपने डिलीट कर देने हैं या इनको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। तो T आपका प्रोपोर्शनल टू μ नहीं आएगा, √μ आएगा। और अब आप अगर कहो तो कहोगे क्या कि T1/T2 सर √, में μ1/μ2 के बराबर होगा, और μ1/μ2 क्वेश्चन में दिया है, ये 1/2 रख दिया मैंने, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक बात है। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें ये जो बाजू में मैंने लिखा है टाइम सेविंग फार्मूला है, दरअसल इस क्वेश्चन को आप ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड कहानी है और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा। और कुछ यहाँ पे भ्रांतियाँ भी हैं मार्केट में। जब MEV में कोई पार्टिकल अटैक करता है तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम की रेंज की नहीं होती है, और अंदर तक डीप पेनिट्रेट कर जाता है अल्फा पार्टिकल एटम को, और न्यूक्लियस के काफ़ी करीब तक पहुंच जाता है। इसीलिए आंसर फेम्टोमीटर की रेंज में होता है। इसके सपोर्ट में एक स्टोरी बगल में लिखी हुई है,
दरअसल ये जो लिखा हुआ है ये भी एक PYQ है, बिल्कुल इसके ही जैसा है, डेटा चेंज है केवल, जिसको ये हिट कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल उसका Z50 है, 79। ये क्वेश्चन 2026 का है और ये पुराना क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ 7.7 है, ये 10 MeV पुराना क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? ये पावरफुल फार्मूला अगर आप याद करके चले गए तो आपके लिए काफ़ी सुविधा होगी, वरना फिर आप पिनपिनाएंगे कि मैथ का पेपर बहुत लेंदी था और समय हमारे पास था नहीं, आता तो बहुत कुछ था, कर कुछ नहीं पाए। वो इसलिए कि टाइम सेविंग फार्मूले, ये सारे फार्मूले टीचर लोगों को चाहे भले ना आते हों, लेकिन बच्चों को की स्पेशल डायरी बनानी है और उनको नोट करना है और एक दिन पहले एग्ज़ाम के पहले तो ज़रूर देख के जाना है। हालांकि कुछ लोग आपको क्या कहते हैं डिमोटिवेट करेंगे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप प्लानिंग के तहत जाएं तो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ने के लिए भी काफ़ी कुछ होता है। उन्हीं चीज़ों में से ये एक फार्मूला है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आने वाली शिफ्ट और आने वाले अटेम्प्ट के लिए इस तरह की स्टोरीज़ या ट्रिक्स जो मैं आगे बताऊँगा उनको आप सेपरेटली नोट ज़रूर करें। आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से करें, आप पाएंगे क्या कि तुरंत ही सॉल्व हो जा रहा है। हालांकि मैं थोड़ा थ्योरी इसका एक्सप्लेन कर दूं। कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बता रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो इसमें जिस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी बाद की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी और उसका फॉर्मूला होता है के Q1Q2/R। Q1Q2/R, Q1 की वैल्यू Z इंटू ई होती है, Q2 की वैल्यू ई होती है, R हमें यहाँ निकालना है, U क्वेश्चन में दिया है। तो सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट R गिवन है क्वेश्चन में, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट इतनी आसानी से नहीं आएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, एग्ज़ाम में करने पर रिस्की है। बेटर होगा कि आप इसे याद करें और देखें आंसर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका भी मैं आपको पहले आंसर दिखा दूँ, देख लीजिए आंसर। ये आपका 4 आ रहा है। इसमें भी ट्रिक तो नहीं कहेंगे इसको, जो हमसे कभी नहीं पढ़े हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये ट्रिक है, लेकिन जो पढ़े हैं उनको नहीं लगेगा। इसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है और वो डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी थिकनेस को कवर नहीं कर रहा है। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है और जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी जो विड्थ है वो D नहीं है, मतलब टोटली फिल नहीं हो पाएगा स्पेस, थोड़ा 2D/3 का यू कैन से स्टिल प्रेजेंट रहेगा, खाली खाली सा रहेगा। आपको न्यू कैपेसिटेंस बताना है, यानी कि हेडिंग समझ आई होगी कि पार्शियल डाइलेक्ट्रिक व्हेन यू इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी। इस स्टोरी को बिलोंग कर रहा है ये क्वेश्चन। इसको डील करने का पैटर्न क्या होता है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला, जो कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, बच्चों को भी आता है। फिर आपको फॉर्मूला लिखना होता है ये मानते हुए कि बिटवीन दी प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक भरा है और डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से भरा है। तो ऐसी परिस्थिति में एप्सिलॉन नॉट के बगल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको सोचना होता है कि अगर K जो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ ना लिखें तो और कहाँ लिख सकते हैं, D के मल्टीप्लाई में तो नहीं लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। फिर अगली लाइन में आपको क्या करना होता है कि जो ये D/K लिखा है इसके पहले सिग्मा ऑपरेट कर देना होता है। ये वर्ड आपको थोड़ा पैनिक किया होगा, लेकिन कहानी आसान यहीं से होगी। अदरवाइज फिर फार्मूले इतने बनेंगे कि आप याद करते रह जाएंगे। कि जैसे कभी ऐसा हो कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इफ़ यू हैव मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक देन हाउ यू विल डील। यहाँ पे मान लोगे कि आपका K1 है, यहाँ मान लोगे K2 है, ये मान लोगे T1 है, ये मान लो T2 है। तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/K। इसको निकालो, D/K इसका निकालो, यानी कि ये हो जाएगा T1/K1 और ये हो जाएगा T2/K2। और फिर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा। सिग्मा मतलब कुछ कठिन नहीं होता, बस सिंपल जोड़ना होता है। ये वाली स्टोरी यहाँ पर लग रही है। आप बोलोगे सर यहाँ 2 डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, यहाँ तो एक ही डाइलेक्ट्रिक है। हमने कहा मान लो कि 2 ही है, बस दूसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर को ही बता रहा है, मतलब एयर को ही अनदर डाइलेक्ट्रिक मान लिया गया है। तो ये आपका K = D/3 है, सॉरी K = 3 है और एक डाइलेक्ट्रिक K = 1 है, ये D/3 में है, ये 2D/3 में माना जाएगा। सॉल्व करेंगे तो C इसका आएगा एप्सिलॉन नॉट A देन D/K ऑफ दैट एंड D/K ऑफ दैट। तो ये आ जाएगा D/9 और ये आ जाएगा 2D/3। रेस्ट इज कैलकुलेशन। आप सॉल्व करिए, मुझे उम्मीद है आपका आंसर 9/7 C आ जाएगा। नहीं आ पाता है तो आप पूछने के लिए कोई मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, बाध्य नहीं है, मतलब आपको पूछने के लिए मना नहीं है, आप पूछ सकते हैं।
अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर आपको दिखा दिया जाए। आंसर इसका आ रहा है, आ गया है, ये है आंसर। थीम क्या है क्वेश्चन की कि नियर बाई अ पॉइंट चार्ज यू आर गोइंग टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या बी टू ए, वट एवर, ए टू बी बोला गया है। तो ऐसे में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा। इसको निकालने के लिए सही तरीका ये होता है कि पहले आप जिस चार्ज को मूव नहीं कर रहे हो, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो सोर्स है पोटेंशियल का, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालें। यहाँ पे भी निकालें और यहाँ पे भी निकालें और फिर देखें कि पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ है। तो ये आपने डेल्टा वी निकाल लिया। अब इस डेल्टा वी का हम करें क्या? ये डेल्टा वी इसलिए निकाला जाता है कि कभी भी भविष्य में आप कोई चार्ज अगर ए से बी तक लाओगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी क्यू डेल्टा वी। ये वर्किंग प्रोसीजर है डब्ल्यू निकालने का। फाइनली हम समझ पा रहे हैं कि डेल्टा वी निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेल्टा वी यानी कि वी एट ए निकालना होगा, यानी कि वी एट बी निकालना होगा। वी एट ए निकालना हो चाहे वी एट बी निकालना हो, फार्मूला पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है उसका ही लगेगा। के क्यू तो दोनों में सेम आएगा। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा और क्यू का वैल्यू 10 की पावर -8 होगा। अभी हम इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू ये वाली लेंगे। यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 एंड आर की वैल्यू में अंतर आएगा। आर की वैल्यू दोनों में कितनी कितनी होगी ये दी नहीं गई है, इसे निकालना होगा हमें। मैथ का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो सिंपल अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² कर दो। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 25 और 16 और 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो 16 और 8 24 और 25 49 और उसका स्क्वायर रूट 7 ये वाले केस में। दूसरे वाले केस में ये 2 2 1 है, यहाँ पर भी ऐसे ही 2 का स्क्वायर और 1। तो 4 और 4 8 और एक 9 और उसका स्क्वायर रूट 3। अब दोनों में हम डिफरेंस निकाल लेंगे, वी ए माइनस वी बी करेंगे। ये आपका हो जाएगा 90 आई थिंक। देन इसके बाद में 1/7 देन -1/3 आएगा। इसके बाद में प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़िएगा क्योंकि मुझे लग रहा है माइनस आ जाएगा मे बी। एनीवे इग्नोर दैट। यहाँ पर अब जब डेल्टा वी निकल ही आया है तो आप क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। इस बार ध्यान देना क्यू कौन सा, W बराबर क्यू डेल्टा वी वाले फार्मूले में क्यू वो वाला चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हो। ए से बी किसको मूव करा रहे हो, 2 माइक्रोकूलम को करा रहे हो। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 90। ये आ जाएगा 3 - 7 या 7 - 3 4/21। अब हमें लग रहा है कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। माइक्रो जूल में अगर निकालना है तो 10 की पावर -6 आप ना ही लिखें तो बेहतर होगा। 2 इंटू 90 इंटू 4/21। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लें, जैसे कि 3 से कैंसिल किया जाए तो ये आपका 30 आएगा और ये 7 आएगा और ये आपका 4 × 2 8 × 3 240/7 हो जाएगा। ये आपका 34.3 34.3 फाइनल आंसर हो जाएगा। निपट गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर दिखा दूं, आप इसको ना ही करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि कर नहीं पाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है, हमसे ही पढ़ रखा है मे बी, तो शायद कर लें, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। कारण ये है, नहीं तो फिर आप कहेंगे जी एडवांस का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिक अगर यूज़ कर ली जाए तो आसान हो जाएगा, नहीं कर ली जाए तो फिर कठिन हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाली कहानी आप देख रहे हो, इसको देखो, दूर से देख के समझ आता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर पढ़ रखा है तो समझ आ रहा होगा, लेकिन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? 1/2 लिखा है, यहाँ 1 और यहाँ 2 नहीं लिखा है। अगर यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखा होता तो इधर भी रेशियो अगर देखते 1/2 का 1/2 आता, इधर 1 और 2 का रेशियो देखते तो वो भी 1/2 आता, तो कहते कि ये बैलेंस है और फिर इसको हम हटा देते। यहाँ पर सिमेट्री है लेकिन क्रॉस हो गई है सिमेट्री, ये 1 2 स्वैप हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। जब इधर लिखे गए हैं तो 1 ऊपर नहीं नीचे लिख दिया गया है। ऐसी परिस्थिति के लिए एक ट्रिक होती है, एक फार्मूला होता है, वो आप नोट करें, 3n+1/n+3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें क्रॉस सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए बताया जा रहा है। इसको आप ज़रूर याद करें फार्मूले को। नहीं याद करेंगे तो फिर से वही दिक्कत आएगी कि आप गणित वाला सेक्शन जब करेंगे तो समय आपको नहीं मिलेगा, पिनाएंगे कि आता सब कुछ था कर कुछ नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिला। तो ये समय बचाने के लिए पावरफुल ट्रिक है। अब वैल्यू रखना शुरू करें। आर क्या है समझ रहे हैं आप? देखिए 1 2, तो यहाँ पे 1 ये आर की वैल्यू है
और n क्या है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस जरूरी थोड़े ना कि 2 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस आप देखो, इसकी कंपेयर में हाउ मेनी टाइम्स, इफ इट इज 2 टाइम्स देन n विल बी 2, इफ 3 देन हियर विल बी 3। तो फाइनली यहाँ पे आप n की जगह पे रख दोगे 2 देन +1 एंड देन ये आ जाएगा 2 + 1। आप सॉल्व करें तो ये 3 × 2 6 और एक 7/3 आ जाएगा। लेट मी चेक आउट वंस अगेन। सही लग रहा है। अब आप इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए 7/3 से। इसके बाद बाकी की कहानी एज इट इज़ बना देंगे हम लोग। ये वाली बैटरी बना देंगे जो कि 9 वोल्ट की है, और ये वाला इंटरनल बना देंगे, ये 1 ओम का है, ठीक है। और हमें इंटरनल के थ्रू डिसिपेटेड पावर निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। ये सीरीज़ में है, 7/3 + 1 ये कितना आ जाएगा, 10/3। एक बार मैं फिर से चेक करूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये गलत कैलकुलेशन लग रही है। हाँ, गलत मुझे लग रही है, यहाँ पे गलती लग रही है। n+3 में मैंने यहाँ पे n तो सही रखा, 3 को पता नहीं क्यों मैंने जल्दी में 1 कर दिया। 2 + 3 ये 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7/5 कर लिया मैंने, ये 7/5 हो गया। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 7/5 और 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 12/5 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे ये 9 वोल्ट हो जाएगा। अब हम इस सर्किट की हेल्प से करंट निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू V/R करके आएगी, यानी कि 9 / 12/5 आएगी, यानी कि 9 × 5/12 आएगी। 3 से काट दो, 3 × 3 और 3 चौको 12, यानी कि ये आ गई 15/4 करंट का वैल्यू, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है कि ये करंट जो इसमें दौड़ रही है वही तो इन दोनों में दौड़ेगी, तो इसमें भी वही करंट दौड़ेगी जो आपने निकाली, कितनी, 15/4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निकालना है हीट कितना यहाँ पर डेवलप हुआ है इस एक्सटर्नल सर्किट में, वो भी 1 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में। तो आप H का फॉर्मूला लगाओगे, ये I² × R × T हो जाएगा। I का वैल्यू हमने निकाला, 15/4 का स्क्वायर कर देंगे, R का वैल्यू ये 7/5 रख देंगे, T का वैल्यू 1 नहीं 60 रखेंगे, सेकंड में लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आ जाएगा, नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसका आंसर आप देखें, इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, A = G। कहानी ये है कि एक आपके पास में मान लो बड़ी सी टनल है, ठीक है, और इस बड़ी सी टनल में अगर आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दो, ठीक है, जैसे आप मान लो ये है और आपको इसके अंदर गिरा दिया जाए तो आप इस तरफ से निकल आओगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आप पर नीचे को काम करती है, आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदलाव डाला गया है। उस बदलाव की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स बदल जाएगा। इस पर जो एक्सेलरेशन अभी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो g आ रहा है, क्या वो बदल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा या 0 हो जाएगा, यही बताना है। तो जो क्वेश्चन में चेंजेस हैं वो ये कि ये जो आपकी ट्यूब है, इस ट्यूब में वाइंडिंग कर दी, किसी ने करंट इस तरह से इसमें दौड़ा दी, ये इसमें करंट किसी ने दौड़ा दी, इसको सोलेनाइड में कन्वर्ट कर दिया, ये सोलेनाइड बन गया, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब उस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और इसको इसके अंदर गिरा दिया गया है, इसको इसके अंदर गिरा दिया गया है, इसमें चार्ज भी दे दिया गया। इसको मान लो इस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ रब कर दिया तो इसमें चार्ज आ गया, और अब इसको गिराया गया तो अंदर एक ये कह सकते हैं इसमें चार्ज नहीं, मूविंग चार्ज है। तो जब भी कोई मूविंग चार्ज होता है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब मूविंग चार्ज का Q और V होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब B होता है, तो फिर उसमें फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा होता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स अगर mg के साथ जुड़ गया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी मोर देन जी, एंड अपोजिट हुआ तो विल बी लेस देन जी। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कारण फार्मूला F का QVB नहीं है, QVB sin थीटा, थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल। यहाँ पे वेलोसिटी वो भी नीचे होगी और मैग्नेटिक फील्ड वो भी नीचे होगी। ये कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा कि सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलोंग द एक्सेस ऑफ द ट्यूब होती है, तो ट्यूब की एक्सेस इस तरह से बनेगी। तो ये हमने ट्यूब की एक्सेस बनाई, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी, इसलिए ये थीटा 0 होगा, इसलिए फोर्स 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स सब कुछ होने के बाद भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही नेट फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन वही आएगा जो ग्रेविटी की वजह से आएगा, जी के बराबर आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा।
ये रहा, कहाँ गया, ये रहा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इनने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताई है और पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इन्होंने वैल्यू बताई है, उस वैल्यू से हम एक नहीं दो डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक तो साफ साफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E कैप इक्वल टू J कैप, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नीट्यूड इटसेल्फ अपने आप में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बात यही है कि डायरेक्शन को कंटेन किए हुए है। किसकी डायरेक्शन को, वेव प्रोपगेशन की। यहाँ पे लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो पहले तो आप एक्स को अंडरलाइन करिए। एक्स को अंडरलाइन करने का मतलब ये जो वेव जारी है, ये जो रे जा रही है, ये जो लाइट जा रही है, ये जो EM वेव है, वो या तो आई कैप में है या तो माइनस आई कैप में है, क्योंकि एक्स लिखा है ना, एक्स का मतलब या तो प्लस आई कैप या तो माइनस आई कैप। और अब अगर देखो कि अगर माइनस लिखा है तो समझ जाना कि प्लस में जा रही है, और माइनस लिखा हो, अगर यहाँ प्लस लिखा हो तो माइनस उल्टा चलता है। यहाँ माइनस लिखा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव सी कैप से रिप्रेजेंट होता है, वो प्लस आई कैप होगी। ये गलत हो गया। तो सी कैप की डायरेक्शन पता चल गई, ई कैप की पता चल गई, और निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कि बी कैप। तो क्या कोई फार्मूला होता है, EBC ये फार्मूला होता है। इसमें आपको देखना है कि जैसे अगर सी की डायरेक्शन निकालनी है तो ई और बी को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ई की डायरेक्शन निकालनी है तो बी और सी को कर दो, अगर बी की निकालनी है तो सी और ई को कर दो। हमें निकालनी है बी की, तो बी कैप बराबर सी कैप मल्टीप्लाइड बाई ई कैप हो जाएगा। सी कैप हियर इज आई कैप, ई कैप हियर इज जे कैप। आई क्रॉस जे हमको बचपन से याद कराया गया, वो के कैप होता है। यही आंसर आ गया। अच्छा, मैंने गलती कर दी, इसका आंसर पहले बताया नहीं, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मैं इसका आंसर पहले ही बता दूँ, ये रहा आंसर। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसमें एक नहीं बल्कि दो लेंस होते हैं, एक ये वाला और एक और छोटा बड़ा होता है, लेकिन मैं साइज में बराबर बना रहा हूँ। अननेसेसरी हमें यहाँ PhD की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्यू टू दैट दोनों की ये कॉमन एक्सेस है। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा वाला आईपीस होता है। कह रहे हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट पे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को चलाना है, मतलब फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस बनाता है। ऑब्जेक्टिव के इस तरफ ऑब्जेक्ट होता है और आईपीस के इस तरफ आपकी आंखें होती हैं जो फाइनल इमेज को देखती हैं। फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इन्फिनिटी पे होती है। तो कोई लेंस अगर इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, मीन्स दैट कि वो जो ऑब्जेक्ट उसके ले रहा होगा, फोकस पे रहा होगा। इस आईपीस का दो फोकस होता है, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है। FE इधर भी होता है, FE इधर भी होता है। तो यहाँ पर इस लेंस के वास्ते जो ऑब्जेक्ट रहा होगा मस्ट बी ओवर दैट, तभी इसका जो इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इसके थ्रू इमेज बनेगा, दैट विल बी एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और ये जो आपका है ना, ये ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। ऑब्जेक्ट है इसके लिए और इमेज है इसके लिए। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट रहा होगा कहीं यहाँ पे, आप ऐसे बना लो। दरअसल पिक्चर ऐसी होती है, इन उल्टा बनता है। तो यहाँ जो आपका ये है ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और बीच में जो ये आया है ये इमेज भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इमेज है इसका लेकिन ऑब्जेक्ट है इसका, और इसके थ्रू इमेज बनेगी, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्फिनिटी पे बनेगी। ये मैंने कहीं इन्फिनिटी पे बना दी। ठीक, इस पूरी होल सिनेरियो के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो M का फॉर्मूला होता है MO × ME, magnification of objective, the magnification of eyepiece. Eyepiece, you know, we have like you can say simple microscope, जिसका दो फॉर्मूला होता है, एक D/F एंड एक 1 + D/F। ये नहीं लगेगा यहाँ, वो तब लगता है जब मैक्सिमम एडजस्टमेंट होता है, और यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट है इसलिए D/F लगेगा, और F की जगह FE ले लिया जाएगा। अब बात करेंगे हम MO की। तो MO यहाँ पे L/FO के बराबर होगा। ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन इसलिए ले लिया जाता है कि जो ट्यूब लेंथ है, आप अगर देखो तो इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ड्यू टू दैट यहाँ पर वो वाली बात नहीं करी जा रही। कौन वाली बात, कि ये वाली डिस्टेंस निकाली जाए और फिर यहाँ पे U निकाला जाए, फिर MO के लिए फॉर्मूला लगाया जाए V/U। V/U ये एक्यूरेट फार्मूला है, इससे भी आंसर आएगा और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा।
बट यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड काम हम कर पाएंगे, क्योंकि इसको अगर हम देखें इसकी तुलना में तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्यूब लेंथ इतनी ज़्यादा होने की परिस्थिति में हम MO के लिए इस फॉर्मूले के बजाय इसको लगा करके आगे बढ़ेंगे, जल्दी आंसर आएगा। L का वैल्यू ट्यूब लेंथ इन्होंने बताया कि 26 है। FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1.25 है। इसके बाद में यहाँ पर D की वैल्यू हमें रट के जानी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और FE ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कुछ खास बचा हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट है, ये 5 आ जाएगा, और ये आपका 1.25 है, इसे 5/4 कह लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 26 × 4 104 फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स। अब मैं इसका पहले आपको आंसर बताऊं, इसका आंसर आएगा 8। अब इसकी कहानी मैं बताऊं, इसमें कह रहे हैं कि ये जो 2 स्लिट होती हैं ना, उसमें से किसी एक स्लिट के ठीक सामने इन्होंने किया है क्या कि एक कोई ग्लास स्लैब ला के रख दी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं S1 के सामने एक ग्लास स्लैब ला के रख दिया, उससे क्या होगा कि जो पहले सेंटर मैक्सिमा अगर O पे बन रहा था, तो अब कुछ जिधर की तरफ स्लैब रखा गया है शिफ्ट हो जाएगा, O' पे शिफ्ट हो जाएगा। ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया y, मतलब जो आपका सेंटर मैक्सिमा बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ दिस ग्लास स्लैब विल बी एट O, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास स्लैब विल बी एट O'। वाई इट हैपनिंग, उसका कारण मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम ग्लास की स्लैब नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो जिमेट्रिकल पाथ S1O और S2O बराबर जो दिख रहे हैं की वजह से कोई पाथ डिफरेंस नहीं है एट पॉइंट O। बट अगर हम ग्लास स्लैब की प्रेजेंस मान के चलें तो ये जो डिस्टेंस यानी कि ग्लास स्लैब के अंदर चली गई जो दूरी है वो यहाँ ग्लास स्लैब नहीं है के बराबर नहीं है। ये वाली जो दूरी है ये ग्लास स्लैब के अंदर चली गई है, और यहाँ जहाँ ग्लास स्लैब नहीं है, ग्लास स्लैब नहीं है, एयर में चली गई दूरी है। तो मीडियम में चली गई दूरी एयर में चली गई दूरी के बराबर नहीं होती है। अगर इसकी थिकनेस T है, अगर इसकी थिकनेस T है तो T थिकनेस ये जो रे चलती है ग्लास स्लैब के अंदर चलती है, ऑप्टिकल इक्विवेलेंट या ऑप्टिकल पाथ क्या बोलता है कि ये μT के बराबर है। तो दरअसल हुआ क्या कि यहाँ जो ग्लास स्लैब अगर हम नहीं मान रहे हैं तो रे T ही चल रही है, लेकिन यहाँ ग्लास स्लैब मान रहे हैं तो वो μT के बराबर चल रही है, तो कुछ ज़्यादा चल गई ना, म्यू की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होती है। तो जो एक्स्ट्रा पाथ चल गई उसकी वजह से अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया? μ-1 इंटू T, मतलब हमने ये T और ये μT को कंपेयर किया तो ये ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लास एंड हियर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द ग्लास। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ यहाँ डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट नहीं आएगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम वहाँ आएगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो आप सोचो हमें नीचे जाना होगा या थोड़ा ऊपर जाना होगा? जवाब है थोड़ा ऊपर जाना होगा। वो क्यों, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। अगर हम इन रेस को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएं तो जिमेट्रिकली तो इट लुक्स लाइक कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये कहानी कंपनसेट हो गई है। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे कम हुई है जिमेट्रिकली, अगर ऐसा हो जाए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास स्लैब वो कंपनसेट हो जाए, ग्लास स्लैब की प्रेजेंस की वजह से जो ऑप्टिकल पाथ आया है, एक्स्ट्रा पाथ आया है, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाए, तो इस जगह पे कोई ओवरऑल पाथ डिफरेंस नहीं बनेगा। तो ये कब होगा? जब पाथ डिफरेंस आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से बैलेंस हो जाएगा। चलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। कंसेप्ट समझाने की दिशा में मैं चला गया हूँ गलती से, इतनी जल्दी में आपको समझ आएगा नहीं, उल्टे कन्फ्यूज़न ही हो जाएगी। आपको करना ये है कि μ-1 इंटू T, ये जो आपका पाथ है इसी के बराबर यहाँ पर ये ऊपर शिफ्ट होगा। एक फार्मूला और होता है कि अगर तुम y डिस्टेंस ऊपर आके कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो जो ये दोनों रेज हैं के बीच में जिमेट्रिकल पाथ कितना आता है, जिमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, इसका फार्मूला होता है d, छोटा वाला d, देन y/d। जिमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ये है और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये है। इन दोनों को बराबर कर देना है, OPD को GPD के बराबर कर देना है, यानी कि μ-1 इंटू T को
dy/d के बराबर कर देना है। अब तो बस वैल्यू रखने की देरी है। ये आपका 1.5 - 1 यानी कि 0.5। टी तो हमें शायद निकालना है, छोटा डी ये दिया है 1 mm है, 10⁻³ हो गया। और वाई ये शिफ्टिंग अमाउंट होता है, दिया है 0.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लो। इसके बाद कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस होता है 50 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है, सारा कुछ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आएगा। नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट रहेगा, आप यहाँ पर पहले से कर लो या नहीं रहने दो मत करो। कारण ये है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर नीचे होने की चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर इसका आंसर संभव है तो मैं दिखा दूँ। इसका आंसर आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। ये कैसे होगा देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ईएम वेव है, उसकी इक्वेशन ऐसी है मान लो, और ये कोई एक सरफेस पे आके टकराती है, जहाँ पे टकराती है वहीं पे x बराबर 0 मान लो। मतलब इक्वेशन में आपको कहीं x का वैल्यू नहीं दिखेगा, ये सोचना भी नहीं कि ये t है और ये x है, दोनों जगह t है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। तो दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो वेव्स का सुपर पोजिशन आप लेट कर सकते हो ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज, वी हैव टू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज गोइंग टू इंसिडेंट। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसमें इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है, अगर इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर के निकल के आएगा। इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक बार हम इक्वेशन के थ्रू बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है उसका फॉर्मूला होता है h⁻⁵। ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसे आप f भी लिख सकते हो, k = hf-5। तो आप रियलाइज़ करो जितना ज़्यादा f होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें इसके और इसके दोनों के हिसाब से हम बात ना करें, क्योंकि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वाली निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें इन दोनों को नहीं लेना, एक को लेना है जो ज़्यादा वाली है। इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग भी फोटोन निकलेगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कम है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की फोटोन नहीं निकलेगा, फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू दिस कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और हमें ज़्यादा वाली निकालनी है, इसलिए ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें आज सिलेक्ट करनी है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी 12 × 10⁻15। लेकिन अभी एक समस्या है, ये आपकी f की वैल्यू नहीं है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दो होती हैं, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यहाँ से आप लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और फिर उसे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। या एक और तरीका है, ये मैं छोटी सी ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं 6.6 × 10⁻16। मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है, किसकी निकालनी है, फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इसके लिए hc/λ ये फार्मूला होता है, बिल्कुल सही है। या hf फार्मूला होता है, बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर f को 2π से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। h/2π कुछ लोगों को आइडिया होगा, इसे h कट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है एंगुलर प्लैंक कांस्टेंट, और 2πf ये होता है ओमेगा। तो ये एनर्जी का ही एक और फार्मूला आ गया। और अब इस h कट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि आपको तो h की ही वैल्यू याद नहीं होगी। और अगर h की वैल्यू याद भी होगी तो h की एक वैल्यू EV × nm में EV × सेकेंड में होती है, वो भी याद नहीं होगी। तो ये सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फाइनल फार्मूला बना लिया है, वही मैं यहाँ लिखने जा रहा था कि इफ़ सिनेरियो ऑफ दिस काइंड, जैसा इस क्वेश्चन में है, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन यूजिंग द फार्मूला E = 6.6 × 10⁻16 × ओमेगा। यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा है, f निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सीधा आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू को रखो, तो 6.6 × 10⁻16 × 12 × 10⁻15 ये आपका
10⁻⁻1 आएगा। इसके बाद में ये आपका 12 इंटू 6 पॉइंट आई थिंक 7.8 हो जाएगा, सब मिला जुला के 78 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसा स्टोरी आप लेट करें कि यहाँ पे ये एक सरफेस है, इस पे फोटोन आ रहा है, 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, इसका वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो आउट ऑफ 7.8 2.8 ऑलमोस्ट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही लग जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आ जाएगी। जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन डुअल नेचर से। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा एटम से नहीं है, न्यूक्लियाई से नहीं है, तो ये रहा सेमीकंडक्टर से। ये लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। अगेन आई एम टेलिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट या अंडररेटेड या अवॉइडेबल, ये जीनर क्या कहते हैं और लॉजिक गेट, ये दो सेमीकंडक्टर में आपको हर हाल में पढ़ के जाने होते हैं। मोस्टली इनसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। फिर तीसरा डायोड सर्किट से भी पूछे जाते हैं। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम ले रहा था, लास्ट में एनालिसिस जब कंप्लीट वाली होगी तो उसमें मैं बता दूंगा, हालांकि पहले भी मैंने कई बार बताया है। एनीवे आप इस क्वेश्चन को पहले क्या करें, वही से ही ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें और देखें आंसर आपका क्या आ रहा है। ये लीजिए, इसका आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन यानी कि नैंड। कहानी ये है कि यहाँ पर एक ये है और एक ये है। वी हैव टू इनपुट एंड दे आर नॉट गेट, एंड द नॉट गेट से जो अगर पास हुए तो यहाँ पर एक और गेट है, इसको हम नॉर गेट कहते हैं। और नॉर गेट से जब रिज़ल्ट मिला, आउटपुट मिला, वो फिर से नैंड गेट से पास हुआ, तो हमें जो सी मिला, ये सी कौन से गेट, ये सी का जो आउटपुट है, इससे तुमको ये क्या समझ आ रहा है कि एज अ होल कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सॉर को या नॉर को या नैंड को या और को। क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ पे तुम देखो, अगर ए लिखा है तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे कि ये ए नॉट लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बी लिखा है तो तुम यहाँ पे क्या कहोगे कि बी नॉट लिखा है। अब ये और ये दोनों इस वाले गेट से एंट्री ले रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पे गोली भी बनी हुई है, मतलब जुड़ भी जाएंगे और साथ ही साथ इनमें नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली कहानी को डी मॉर्गन थ्योरम से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। वो ये कहता है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। मतलब क्या है कि उसको एक बार फिर से लिखते हैं, ए नॉट देन बी नॉट देन प्लस देन ये लाइन। तो इस लाइन को हम कर देंगे ब्रेक, ये हमने कर दिया ब्रेक। और जब आप ये करोगे, लाइन को ब्रेक करोगे, तो साइन को चेंज कर दोगे, जहाँ प्लस है वहाँ डॉट कर दोगे, जहाँ डॉट होगा वहाँ प्लस कर दोगे। तो मैंने क्या था, प्लस था तो डॉट कर दिया। अब ए नॉट का नॉट है, 2 बार नॉट है, ये तो कोई मतलब नहीं, उल्टे का उल्टा, ये सीधा हो गया। फिर इसके बाद में ऐसे ही बी के साथ उल्टे का उल्टा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इनडायरेक्टली ये ए डॉट बी के बराबर है, और इसके बाद फिर से नोट लगा हुआ है, तो ये ए डॉट बी के ऊपर नोट लगा दिया। ये हो गया वाई का या सी का वैल्यू। अब इसको क्या कहेंगे आप खुद समझ लो। ए डॉट बी, इसको हम कहेंगे एंड, बट उसके ऊपर एक नॉट लगा है, तो एंड प्लस नॉट मिला के क्या हो गया, ये नैंड गेट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा कहानी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और चैप्टर होता है CS मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। ये कंप्लीट पेपर डिस्कशन हो गया है। इसके बाद आप इस स्थिति पे हैं कि समझ पाएंगे कि कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, दूसरा कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। फाइनल एनालिसिस अभी बता देना सही नहीं रहेगा, कुछ और 1-2 पेपर हो जाएं, देन आफ्टर मैं फाइनल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा। आफ्टर ऑल वही एक बात है कि अगर आपका जेईई मेन का जनवरी शिफ्ट ख़राब हो गया है, या बहुत अच्छा हो गया या बहुत ख़राब हो गया, हर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट तो आप चाहते ही होंगे। अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। अगर नहीं देने वाले हैं अगर अप्रैल अटेम्प्ट तो कोई बात नहीं, और अगर देने वाले हैं तो आपको एनी हाउ क्या नहीं करना है,
मिस नहीं करना है। जेई मेंस के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो बताए गए हैं उनको ज़रूर करना है, वही सबसे बड़ा आपके लिए वेपन होगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिस है वो उसको आपको सेकेंडरी कर देना है। प्राइमरी प्रैक्टिस जेई मेंस के 2025 तक के एक भी पीवाईक्यू छूटने ना पाए। आप देखोगे क्या कि कोई मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है, जैसा कि मुझे लगा था कि इस बार पेपर शायद मुश्किल आएगा जेई मेंस का, बट उस लिहाज से अगर बात करें तो पेपर बहुत आसान है। नीट का पेपर इनफैक्ट हम कह सकते हैं इस जेई के कंपेयर में मुश्किल इस साल भी आएगा। पहले पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब रही बात कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है या आपको सेपरेटली डिस्कस करनी है या क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम में जो आया था उससे डिफ़र कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी है तो आप संकोच नहीं करें, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, मैसेज कर सकते हैं। फाइनली अगला पेपर का जो डिस्कशन है वो आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिल जाएगा।